अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह साकर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फराह। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। बेसिकली जो टाइप्स ऑफ टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनैलिटी यानी शख्सियत, एंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, उसको चेक करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए हम दो तरह की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। समटाइम्स कुछ टेक्निक्स को हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं और कुछ को हम नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बेसिकली डिपिक्ट दी अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी। प्रोजेक्ट करना यानी प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो अदरवाइज विजिबल नहीं है वो सामने लेकर आई जाए, और इस तरह से जो अनकॉन्शियस है, वो चीज़ें जो रिप्रेस्ड हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई इसमें यूज़ किए जाते हैं। कोई चीज़ इस स्टिमुलस से इस्तेमाल किया जाता है और उस पर रिस्पॉन्स को मॉनिटर किया जाता है। द एग्जामिनर इनकाउंटर्स वेग होता है अनक्लियर, एम्बिगुअस, कॉम्प्लिकेटेड एंड रिस्पॉन्ड्स विद हिज और हर ओन कंस्ट्रक्शन। फॉलोअर्स ऑफ दिस मेथड आर हेविली वेस्टेड इन साइको एनालिटिकल थेरी, यानी ये जो सिगमंड फ्राइड की थेरी थी ना अनकॉन्शियस वाली, ये उससे रिलेटेड है, अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स को मेजर करने के लिए। द assumption that personal interpretation of ambiguous stimuli must necessarily reflect the unconscious needs, motives, conflicts of the examinee। इसके बाद फ्रैंकलिन ने ये कुछ नाम बताए हैं हमें, जिस तरह के वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, TAT टेस्ट है, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट है, ये सारे के सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहलाते हैं। ड्राइंग टेस्ट में दरअसल क्या होता है कि कोई ना कोई ड्राइंग बनाने के लिए दी जाती है और हम ये समझते हैं कि दरअसल अनकॉन्शियसली पर्सन अपनी ज़िंदगी के बारे में और लाइफ के बारे में डिपिक्ट कर रहा होता है, उसकी आगे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो जो पहला गुडमैन हॉर्स ड्राइंग टेस्ट है, ये नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है। इंडिविजुअल और ग्रुप सेटिंग दोनों तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। कोई आर्टिस्टिक स्किल नहीं चाहिए होती, लेकिन हम सिर्फ अनकॉन्शियस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। एज रेंज इसकी 3 to 16 ईयर है। और नॉन वर्बल मेजर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो पर्सन है उसकी एबिलिटी कितनी है। इसके बाद है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, यानी एक पर्सन ड्रॉ करना है। वी जस्ट गिव अ पेपर टू अ पर्सन, कहते हैं इसके ऊपर एक बंदे की तस्वीर बना के दो। इसमें क्या होता है कि दरअसल वो बना तो ड्राइंग रहा होता है, एक स्टिमुलस है, लेकिन हम उसकी इंटरप्रिटेशन जब निकालते हैं तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। इन्हीं की ही एक नेक्स्ट कैटेगरी है HTP। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हाउस ट्री पर्सन टेस्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में, कि ड्रॉ अ पर्सन एंड अ हाउस एंड अ ट्री। तो उससे हमें पता चलता है कि व्हाट अ पर्सन थिंक्स अबाउट हिज इन्वायरमेंट, हिमसेल्फ एंड दी वर्ल्ड इन विच ही लिव्स, उसके बारे में उनको पता चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट असेसमेंट से कुछ, इसमें भी हम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री ही एक आता है टेस्ट है। इन्वेंट्री सिंगल डोमेन ऑफ बिहेवियर को चेक करने के लिए काम आता है। स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, ये कुछ नाम आपने याद रखने हैं, बाकी डिटेल इतनी ज़्यादा इसमें आपने अलग से नहीं करनी है टिल कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप सारे उस बुक में से करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इनमें से इनके सिर्फ नेम्स हमारे लिए याद रखने ज़रूरी हैं। जो हमारे सिलेबस में है मोस्टली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में, वो है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, और इसी को मैं डिटेल से भी करने लगी हूँ। इसके बाद हम दूसरा 2 प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हरमन रोशा वाज द नेम ऑफ द रिसर्चर जिसने रोशा इंक ब्लॉट टेस्टों की बुनियाद रखी। रोशा ने ये गेम खेलता था कि जो धागा है वो दवात के अंदर डाल कर ना, इंक जो बॉक्स है उसके अंदर डाल के जब पेपर के ऊपर दोनों साइडें बंद करके रखा जाता है ना, तो एक पैटर्न बन जाता है। तो उसको ये नज़र आता था कि इसके अंदर बहुत से पैटर्न्स नज़र आते हैं, जैसे कई लोग बादलों में नहीं तस्वीरें ढूंढते, ये बालू है, ये चीज़ है, ये इस तरह है। तो इस तरह जो हरमन रोशा था उसने भी ये इंक ब्लॉट्स के साथ उसको बहुत इंटरेस्ट थी, और उसका ये मानना था कि दरअसल ये हमारे अनकॉन्शियस को डिपिक्ट करने में काम आ सकते हैं। तो सर्वेज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट यूजेज इन USA कंसिस्टेंटली फाउंड दैट रोशा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट इन क्लिनिकल सेटिंग्स। क्लिनिकल सेटिंग में ये बहुत यूज़ होता है। यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन है। स्विट्ज़रलैंड का साइकोलॉजिस्ट था। 1921 में पहली पब्लिकेशन हमारे सामने आती है रोशा टेस्ट की, और इसमें क्या था, ये इसकी डिटेल है इस वाले जो इनिशियल पैराग्राफ है सारे का सारा। 5 इंडिविजुअल्स हैव प्लेड डोमिनेंट रोल इन द यूज़ एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोशा। आगे इनके कुछ नाम लिखे हुए हैं कि बेसिकली किन लोगों ने मिलकर इस टेस्ट के ऊपर काम किया।
ये हम याद रख लेंगे। दरअसल यहाँ पर आप इंट्रो लिखेंगे, ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर ये इसकी हिस्ट्री या डेवलपमेंट है, यहाँ पर आप लिख लेंगे डेवलपमेंट। इसी तरह से सब हेडिंग्स बना लेंगे इधर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन कैसे हुई। रोशा कंस्ट्रक्टेड ईच स्टिमुलाई कार्ड बाय ड्रॉपिंग इंक इनटू अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्डिंग इट। आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन विद थाउजेंड्स ऑफ सच ब्लॉट्स ही सिलेक्टेड 20। यानी उसके बाद जिस तरह हम सिलेक्शन करते हैं ना, दिखा के कि ये इनमें से मोस्ट रेलिवेंट कौन है, जिनमें कोई अच्छी तरह फिगर्स नज़र आ रही हूँ, तो उसने टोटल 20 जो थे वो अलग कर लिए। फाइनली सिलेक्टेड 10, 5 वर ब्लैक एंड ग्रे एंड 2 कंटेन्ड ब्लैक, ग्रे एंड रेड एंड 3 कंटेन्ड पेस्टल कलर्स ऑफ वेरियस शेड्स। कोई ब्लैक एंड वाइट थे, कोई 3 कलर्स के थे और कोई पेस्टल कलर्स के थे। ये इसने टोटल 20 कार्ड थे जो सिलेक्ट किए थे। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इट्स एन इंडिविजुअल टेस्ट, क्योंकि हमने डिटेल से नोटिस करना होता है, इसलिए ये इंडिविजुअल सेटिंग में 1 by 1 ही इसको एग्जाम किया जा सकता है। 10 कार्ड्स इज प्रेजेंटेड टू सब्जेक्ट। जब कोई पर्सन जिस पे हमने एडमिनिस्टर करना है उसको हम कार्ड शो करेंगे। आफ्टर सम प्रिलिमिनरी रिमार्क्स एग्जामिनर प्रेजेंट्स द फर्स्ट कार्ड टू द सब्जेक्ट एंड आस्क व्हाट माइट दिस बी। उसे पूछना है ये किसके ऊपर क्या बना हुआ है। इफ सब्जेक्ट आस्क सम क्लैरिफिकेशन देन एग्जामिनर गिव्स लिटिल इन्फॉर्मेशन। हर एक चीज़ बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में उसने एक्सप्लेन की हुई थी, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी देर मर्जी वो लगा ले। कार्ड को अपसाइड डाउन करना है तो कर ले, लेकिन यू विल नोटिस एज मच रिस्पॉन्सेज एज पॉसिबल। कुछ कार्ड्स का जो इमेजेस हैं वो हमारी बुक में यहाँ पर गिवन है। जिस किस्म के पैटर्न से ये इंक ब्लॉट से तैयार हैं, जैसे वो धब्बा इंक का लगा हुआ होता है और उसमें धागा यूज़ होता है, इस तरह से है ये कुछ हमारे पास। ये देखा, ये इस तरह से है, पैटर्न से। एक दफ़ा हम देख लेते हैं हमारी इंटरेस्ट के लिए। ये इंक ब्लॉट टेस्ट है, ये कार्ड के ऊपर होंगे, 10 by 10 के कार्ड्स हैं और वो ये प्रेजेंट किए जाएंगे। एग्जामिनर इनको ऊपर नीचे आगे पीछे अलग अलग, ये तो एक ही पेपर के ऊपर है ना, ये अलग अलग होंगे। दरअसल जब हम प्रेजेंट करेंगे तो 1 by 1 प्रेजेंट करेंगे। ईच कार्ड इज़ प्रेजेंटेड ट्वाइस। फर्स्ट फेज इज़ कॉल्ड फ्री एसोसिएशन, यानी जो भी उसके दिमाग में आ रहा है ये क्या है, उसके ऊपर कुछ भी बताएगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये फर्स्ट फेज़ है। एज मच रिस्पॉन्सेज एज पॉसिबल। तो रिस्पॉन्स और नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज विल बी रिकॉर्डेड। सब्जेक्ट्स रिएक्शन, पोजीशन, रोटेशन ऑफ कार्ड, ये सब चीज़ें हम साथ साथ लिखेंगे। उसने कार्ड उल्ट किया या एक ही डायरेक्शन में रखा, क्या किया। सेकंड फेज़, ये क्यों हम नोटिस कर रहे हैं, हर एक चीज़ की इंटरप्रिटेशन में बहुत अहमियत है। अच्छा, सेकंड फेज़ में क्या है, इंक्वायरी फेज़। अब हम पूछेंगे ये जो तुमने कहा था कि मसलन यहाँ पर ये एटमी धमाका हो रहा है मसलन, तो ये आपको कैसे एटमी धमाका नजर आए। वो कहेगा ये देखें, ये ऊपर ये धुआं उठ रहा है, ये क्लाउड है, ये इस तरह। यानी दरअसल वो इसको एक्सप्लेन करेगा, इंक्वायरी का जवाब देगा हमारी। तो सेकंड फेज़ जब होगा उसमें इंक्वायरी कार्ड्स आर शोन अगेन फॉर स्कोरिंग। रिस्पॉन्सेज आर स्कोर्ड अकॉर्डिंग टू 5 डायमेंशंस। इसमें अब ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स शीट्स है ना, जो इंटरप्रिटेशन की, उनके ऊपर ये गिवन है कि हमने किस तरह से इसको करना है। लोकेशन, लोकेट कहाँ पे उसने किया है, डिटर्मिनेंट, फॉर्म, कंटेंट एंड फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर हमने इसकी स्कोरिंग करनी है। दरअसल एक तरह से ना वो लगानी है, हम ना लगाते जाएंगे, टेली मार्क्स लगाते जाएंगे। अच्छा, लोकेशन से क्या पता चलता है, उसने जो चीज़ लोकेट की है वो है वहाँ पे या नहीं है। एग्जामिनर मस्ट डिटर्मिन वेदर द सब्जेक्ट्स परसेप्शन इज लोकेटेड ऑन द इंक ब्लॉट, है भी चीज़ या नहीं है। आगे उसके कुछ एब्रीवेशंस हैं हमारे पास, कुछ इस बुक में गिवन है। जो एक्चुअल इसकी वैसे है ना इंटरप्रिटेशन मैनुअल है, वो बहुत बड़ा है, काफ़ी मतलब थिक है और बड़ी, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है ये जो रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट है ना। ये इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी आसान नहीं होती है। बहरहाल अगर होल के ऊपर उसने किया है, यानी पूरे पैटर्न को किया है, एड्रेस किया है, तो W, अगर किसी कॉमन अनयूजुअल पे है तो D। इसी तरह डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिन करना कि है दैट फीचर्स ऑफ द इंक ब्लॉट डिटर्मिन द रिस्पॉन्स। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंक ब्लॉट में डिटर्मिन अ रिस्पॉन्स। इट्स फॉर्म, परसीव मूवमेंट, इट्स कलर, शेडिंग, किस चीज़ को उसने अहमियत दी है। वाइट पोर्शन को दी है, ब्लैक पोर्शन को दी है, कलर को दी है, किस चीज़ को दी है। फॉर्म, क्वालिटी, जो चीज़ वो बता रहा है वो वहाँ पे अपनी उसकी गुड शेप एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है, किस तरह से उसने ये किया है। इट इज़ सीन द सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्स मैचेस द स्टिमुलस प्रॉपर्टीज़, स्टिमुलस प्रॉपर्टीज़ को मैच करती हैं या नहीं मैच करती हैं, ये हमने यहाँ पे बताना है। कंटेंट, व्हाट वाज द परसेप्ट, क्या देखा, दरअसल एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है जिसको देखा।
ओरिजिनलिटी एंड पॉपुलैरिटी, कुछ रिस्पॉन्सेज है जो ओरिजिनल है या पॉपुलर है, जैसे कि मैंने आगे बता रही थी ना कि ये धमाका है, अब ये बहुत ही कॉमन रिस्पॉन्स है और बहुत सारे लोग जो ये टेस्ट देते हैं वो ये रिस्पॉन्स देते हैं। अनयूजुअल अगर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा नोटिसेबल हुआ करता है। इस तरह ये इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से सिंपलेस्ट जो इंटरप्रिटेशन थी वो हमारे यहाँ पर हमें गिवन है बुक में, लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल है और काफ़ी टाइम लगता है। इवन यानी सिर्फ रोशा को सीखने के लिए ही अलग से कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं। एवेल्यूएशन में हम कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जो बेसिक्स हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखना प्रोजेक्टिव टेस्ट के ओवरऑल स्ट्रेंथ्स हुआ करती हैं। स्ट्रेंथ्स क्या हुआ करती हैं? इट डिपिक्ट्स अनकॉन्शियस एस्पेक्ट, द पर्सन कैन नॉट हाइड हिज ट्रू फीलिंग्स, यूज़ ऑफ स्टिमुलस हम करते हैं यानी कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो रियल पर्पस ऑफ द टेस्ट जो है वो रिवील नहीं होता, हमें बहुत सी रिच इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और बुरी चीज़ क्या होती है? इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल है, सब्जेक्टिव है, साइंटिफिक डाटा अवेलेबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत कम हुई है, तो स्टिल ये जो साइंटिफिक टेस्ट का जो एक है स्ट्रेंथ है वो इसको नहीं मिलती है। इसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। रोशा टेस्ट लैक्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। से मैं कह रही हूँ मल्टीपल स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स गिवन है और हर एक एक्सपर्ट ने तकरीबन अपना ही एक सिस्टम बनाया हुआ है और कोई यूनिक सिस्टम नहीं। एवेल्यूएशन में दरअसल रोशा लैक्स अ यूनिवर्सल री-accepted standard of administration, scoring and interpretation. The most common objection is related to subjectivity, कि बहुत subjective है ये, common इसके साथ एक problem आती है। The results are seen as unstable over time. Unscientific test है, does not avail all traditional standardization नहीं है इसमें, standardization नहीं है, non-scientific है, unstable over time है, subjective है, interpretation का good system नहीं है और इसी तरह से स्टैटिस्टिकल वर्क नहीं है, सब्जेक्टिव जो है इसलिए। लेकिन स्टिल अगर हम कहें तो रोशा इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट दैट रिवील्स अनकॉन्शियस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि हम छुपाना चाह रहे होते हैं। तो डीप हिडन पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने आते हैं। तो टेस्ट इंटरप्रिटेशन इज़ एन आर्ट, आते आती है इंटरप्रिटेशन इसकी, जो लोग करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाते हैं। लार्ज एम्पिरिकल बेस्ड टेस्ट और रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चाहे हम उनको एक्सेप्ट करते हैं समटाइम या नहीं है, उसमें अलग से प्रॉब्लम्स हैं। गिव्स ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन यूज्ड विद सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अगर हम इंटरव्यू या कोई और टेक्निक साथ ऐड कर लेते हैं तब ये हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। ये रोशा एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। सेकंड हम TAT करेंगे। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।